हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस सीरीज में हम लोग घटना चक्र के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये एनवायरनमेंट की है और ये बाइलिंगुअल है। ठीक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश मीडियम वालों को भी। चलिए फिर शुरू करते हैं। और प्लीज़ स्क्रीन को ना रोटेशन पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है, तो वो छोटी सी स्क्रीन पर दिख नहीं पाएगा ठीक से। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे पर्यावरण से अभिप्राय पूछ रहा है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट का जो लिटरल मीनिंग आप लोग समझते होंगे, उसे क्या बोलते हैं? उसे सराउंडिंग से बोलते हैं। ठीक है, किसकी सराउंडिंग? हमारी सराउंडिंग, किसी भी प्लांट की सराउंडिंग, किसी भी एनिमल की सराउंडिंग जिसमें वो सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लें, प्लांट का ही एग्जांपल लें। प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या क्या ज़रूरत है? सबसे पहले प्लांट को लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए जिस पे वो प्लांट होगा। ठीक है, तो आप इस भूमि पार्ट को लिथोस्फीयर बोल सकते हैं ना, लिथोस्फीयर। ठीक है, तो प्लांट का एक सराउंडिंग का पार्ट, एक फैक्टर लिथोस्फीयर हो गया। ठीक, और इस प्लांट को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? एटमॉस्फेयर से आएगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का एक भाग प्लांट को सस्टेन करने के लिए वायुमंडल हो गया। ठीक है, और प्लांट को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? वाटर भी तो चाहिए, पानी चाहिए। यानी यहाँ पे एक वाटर बॉडी भी लिख दे रहा हूँ। इस वाटर बॉडी को आप क्या बोल सकते हैं? इसको आप हाइड्रोस्फीयर बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। तो आप देख रहे हैं किसी भी प्लांट को या किसी भी जीव को सस्टेन करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है? वायुमंडल की जरूरत पड़ रही है, हाइड्रोस्फीयर की जरूरत पड़ रही है और लिथोस्फीयर की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे इस प्लांट का एनवायरनमेंट क्या हो गया? ये प्लांट किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है? सराउंड है, वायुमंडल से, हाइड्रोस्फीयर से और लिथोस्फीयर से। यानी इस प्लांट का एनवायरनमेंट हो गया ये चीज़। ठीक है, क्लियर है? अब यही एनवायरनमेंट जैसे प्लांट को जरूरत थी, एनिमल को भी चाहिए। ठीक है, यही चीज़ हमें भी चाहिए, यानी ह्यूमंस को भी चाहिए। ठीक है, सेम एनवायरनमेंट है। और सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, आपको जो भी कुछ दिख रहा है पृथ्वी पे वो सब एनवायरनमेंट का भाग है। ठीक है, ठीक। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो वो पर्यावरण से फिर इकोसिस्टम हो जाता है। इकोसिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट का जो इंटर रिएक्शन होता रहता है आपस में सर्वाइव करने के लिए, वो इकोसिस्टम होता है। जैसे आपने भी प्लांट का एग्जांपल देखा, प्लांट के जो रूट्स हैं वो यहाँ पे जो मिट्टी है उससे इंटर रिएक्शन कर रही है ना, इंटरेक्शन कर रही ना, वाटर से इंटरेक्ट कर रही ना, वायुमंडल से इंटरेक्ट कर रही है ना, इनकी पत्तियाँ, प्लांट की पत्तियाँ। तो ये जो इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम होता है। इंटरेक्शन का मतलब है सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है, हर कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट की ज़रूरत है, तभी वो सर्वाइव कर पाता है। कोई दो कंपोनेंट एक दूसरे की ज़रूरत को कैसे पूरा कर रहे हैं, इसी को इंटरेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना है इंटरेक्शन से। ठीक है, इतना समझ में आया? आपने कुछ स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा होगा जो हमेशा डीप ओशियन में रहती हैं, मतलब वो अपना पूरा जीवन पानी के नितल पे ही व्यतीत कर देती हैं, वो कभी सरफेस पे आती ही नहीं है। तो जो स्पीसीज़ ओशियनिक फ्लोर पे रह रही हैं उनका एनवायरनमेंट तो बिल्कुल अलग है ना। तो इन डीप ओशियन स्पीसीज़ का जो हैबिटेट है, इस हैबिटेट के चारों तरफ अलग कंडीशंस हैं पर्यावरण की। ठीक है, तो उनका पर्यावरण वो हो जाएगा। ये चीज़ आपको सेकंड पॉइंट को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी पॉइंट हम लोगों ने सब पढ़ लिया है, तो पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है जो हम लोगों ने यहाँ पे समझा है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। पर्यावरण किससे बनता है? अभी आपने देखा बायोटिक एलिमेंट भी है, ठीक है, एबायोटिक एलिमेंट भी हैं और जियोमॉर्फिक कंपोनेंट भी हैं। बायोटिक में यानी प्लांट, एनिमल, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो सूक्ष्म जो जीव हैं। ठीक है, एबायोटिक में स्थल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सब आ जाएगा। जियोमॉर्फिक कंपोनेंट जो लिखा है वो यही चीज़ है। बीओसी सेम ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। ठीक है, उन्होंने बस अलग अलग लिख दिया। माउंटेन्स आप स्थल मंडल में काउंट कर सकते हो ना, प्लेन्स भी आ जाएगा इसी में, तो कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, और बहुत सारी नेचर की एनर्जी जो है, नेचर की एनर्जी, इसे हिडन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे हिडन फोर्स, ये दिखते नहीं हैं फिर भी इनसे पृथ्वी रन कर रही है, ड्रिवन हो रही है इन हिडन फोर्सेस से। ठीक है, तो वो सब भी इस एनर्जी में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनको यहाँ पे एक ऑप्शन और जोड़ना चाहिए था, एनर्जी कंपोनेंट। ठीक है, एनर्जी कंपोनेंट, तब जाके कंप्लीट आंसर बनता है इसका। खैर यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो गया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे पॉइंट है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग अच्छे से समझते होंगे अब। ठीक है, हम लोगों ने एसडीजी पढ़े ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने पढ़े? 17 पढ़े हैं। ठीक है, इनके सब गोल्स हम लोग 169 पढ़ते रहते हैं। ठीक, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ क्या समझ में आ रहा? ऐसा विकास जो सतत हो, जो हमेशा चलता रहे, बस इतना सा हो जाएगा काम, इतने में काम नहीं बनेगा। सतत विकास का यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन फोकस हमेशा रहा है रिसोर्स पे, नेचुरल रिसोर्स पे मेन फोकस रहा है। ठीक है, यानी संसाधन पर। कौन से संसाधन? जो नेचर ने दिए हैं। तो इन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज करना ही सतत विकास है। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। ठीक है, इन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज़ समझ रहे हैं? देखिए, आप लोग जानते हैं कि अर्थ की, पृथ्वी की, हमारी पृथ्वी की एक कैपेसिटी होगी रिसोर्स को पैदा करने की, प्रोड्यूस करने की, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी सप्लाई करती रहती है रिसोर्सेज का।
ठीक है। एक तरफ पृथ्वी हो गया जो रेगुलर सप्लाई कर रही है नेचुरल रिसोर्स का, दूसरी तरफ कौन बैठा है, ह्यूमन बैठा है, जिसके पास क्या है, बहुत सारी डिमांड है। ठीक है, किस चीज़ की डिमांड, इस नेचुरल रिसोर्स की जो पृथ्वी सप्लाई कर रही है। तो ये डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सप्लाई से। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से तो फिर एक्सप्लॉइटेशन होने लगेगा पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्स का। ठीक है, तो फिर वो अगली पीढ़ी के लिए समस्या पैदा कर सकता है। अगली पीढ़ी के लिए नेचुरल रिसोर्स बचेंगे नहीं, खत्म हो सकते हैं। ठीक है, स्कार्सिटी हो सकती है। यानी ये डिमांड जो है वो बहुत कम होना चाहिए पृथ्वी की जो नेचुरल पावर है किसी भी रिसोर्स को पैदा करने की। ठीक है, तो आपने सतत विकास का मेजर फैक्ट जो पढ़ा, मेजर आधार जो पढ़ा, वो है नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, लेकिन आज के समय में जो सतत विकास की परिभाषा दी जा रही है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, आपको हर चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, एवरी फील्ड में करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दें, गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ भी सतत विकास का एक फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि जीरो पॉवर्टी कहीं ना कहीं सतत विकास से जुड़ी हुई है। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया सतत विकास ना, तो आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि हर एक क्षेत्र को दुरुस्त करना ही सतत विकास है। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आए तो आपने SDG 17 गोल पढ़े, 17 गोल को दिखा देना और बता देना कि इन 17 गोल पे यदि काम कर लोगे तो सतत विकास हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया। और 17 गोल कौन कौन से हैं जल्दी से देख लो, ये हैं 17 गोल्स। ठीक है, SDG 17 जो हम लोग पढ़ते हैं, पहला नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्विटी, इन सभी पे अगर काम हो जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है, इन 17 में हर एक क्षेत्र को पकड़ के रखा है। स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, पर्टिकुलर गोल भी पूछता है और मेंस में काम आएगा। चलिए वापस चलता है। ठीक है, अब समझ में आया। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब जल्दी से पहला पॉइंट पढ़िए, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। अब जल्दी से कथन पढ़िए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आपने जीरो हंगर पढ़ा, ठीक है, जीरो पॉवर्टी पढ़ा, तो ये मानव समाज का कल्याण ही तो हो रहा, और उससे अल्टीमेटली क्या हो रहा, सतत विकास भी हो रहा। तो बिल्कुल करेक्ट है पहला पॉइंट। अगर आप एक एग्जांपल एनर्जी का लें, आप यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करोगे, बैटरी वाली गाड़ियाँ यूज करोगे बजाय पेट्रोल और डीजल के, तो इन्वायरमेंट दुरुस्त रहेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, और पॉल्यूशन नहीं होगा तो मानव समाज का कल्याण होगा। तो क्लीन एनर्जी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा। चलिए सेकंड वन पढ़िए, सतत विकास अभिप्राय ऐसे विकास से है जो, यहाँ पे ना नहीं है, यहाँ पे ये भावी लिखा है, जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ये आपने अभी देखा, पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि हमें आगे की पीढ़ी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन जो है वो इतना एक्सप्लॉइटेशन ना कर दे नेचुरल रिसोर्स का कि अगली पीढ़ी के लिए वो ख़त्म ही हो जाए। हमें संसाधनों का ऐसे यूज करना है कि हम भी यूज कर लें और आगे वाली पीढ़ी भी यूज कर ले, और उससे आगे वाली पीढ़ी भी यूज करती रहे। ठीक है, वही डिमांड सप्लाई वाला सीन है यहाँ पे भी। ह्यूमंस की डिमांड ऑप्टिमम होना चाहिए। यहाँ पे कारण सही है, कथन भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पे ये ऑप्शन है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक, क्लियर है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। चले आगे चलें, तीसरा हो गया ना। चलिए फोर्थ देखिए जल्दी से, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। अभी आपने देखा, देखो धारणीय विकास का कई नाम है, आप इससे कन्फ्यूज मत हुआ कीजिए। ठीक है, इसी को धारणीय विकास भी बोलते हैं, इसी को स्टेबल डेवलपमेंट भी बोल रहे हैं, इसी को संपोषणीय विकास भी बोलते हैं। ठीक है, संपोषणीय, इसके बहुत सारे नाम हैं। इंग्लिश में एक और नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी बेसिक डेफिनेशन में लिखा क्या हुआ है, इसकी बेसिक डेफिनेशन ये बोलती है कि हमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखना है। जो हम लोग पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी की जो नीड है उसको ध्यान में रखना है। और हम लोगों ने मेन फोकस भी पढ़ा था, मेन फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का किसका है, नेचुरल रिसोर्स पे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट कीजिए, पाँचवा क्वेश्चन देखिए, सतत विकास के लिए आवश्यक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर, क्यों ज़रूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है। आप SDG 17 गोल पढ़ते रहते हैं, इस पर पूरी दुनिया को काम करना है, काम कर भी रही है। ठीक है, 17 में जो टारगेट्स हैं एक्चुअली वो है क्या है, वो समस्याएं हैं। ठीक है, वो समस्याएं हैं जिनको दुरुस्त करना है, तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ही तो सतत विकास की ज़रूरत है। जैसे इस पैकेट को देखिए, ये सतत विकास के लक्ष्य हैं, आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, 17 गोल हैं। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन देखिए, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण लिखा है, यानी ये आप गुड हेल्थ से इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, क्लियर है। बी ऑप्शन देखिए, निर्धनता को घटाना, तो ये तो SDG का गोल नंबर 1 है ही, नो पॉवर्टी। और ए ऑप्शन जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पे आप क्लाइमेट एक्शंस को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी इन सब टारगेट को अचीव कर पाना ही सतत विकास है। ठीक, और ये अचीव कब होगा, जब रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज होगा। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, सभी ऑप्शन हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस में आपको एक्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, इस सेक्शन में ये पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में ऐड होती है। ठीक है, आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा है, आपने इकोलॉजी में पढ़ा है, इनमें इंटरेक्शन या अंतरक्रिया हमेशा होती रहती है सर्वाइवल के लिए। और इस इंटरेक्शन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे एलिमेंट और मिनरल्स का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है।
ठीक है। सिस्टम के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। जैसे आप एग्जाम्पल प्लांट का ले लीजिए, आपने जाइलम पढ़ा है, आपने फाइलम पढ़ा है। रूट्स में पेड़ या फिर प्लांट की जो रूट्स हैं, इसमें जो जाइलम है, जाइलम क्या करता है, इस पूरी प्लांट की जो बॉडी है इसमें वाटर सप्लाई करता है रूट के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो वाटर सप्लाई कर रहा है जाइलम, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का इंटरेक्शन है, ठीक है, इंटरेक्शन है। यानी आपने देखा मिनरल्स का फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हुआ ना पूरी बॉडी में प्लांट की। तो ये जो मिनरल्स हैं, ये जो एलिमेंट हैं, ये वाटर भी हो सकता है, ये कार्बन भी हो सकता है, ठीक है, ये फास्फोरस भी हो सकता है, तमाम मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन को पकड़ लीजिए, ये इसी कार्बन चक्र की बात कर रहे हैं। यानी इकोसिस्टम के अंदर कार्बन का जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो कार्बन चक्र है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए, वोल्केनिक एक्सचेंज जो है आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसमें रिलीज कौन कौन सी गैसेस होती हैं वोल्केनिक एरप्शन में? वाटर वेपर, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनफैक्ट को भी याद रखना। और क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और तमाम गैसें हैं, ठीक है, ये मेजर कंटेंट में है। तो आपने एक चीज़ देख ली, ड्यूरिंग वोल्केनो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यानी ये इन्वायरमेंट में ऐड हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड जब कोई ज्वालामुखी क्रिया होती है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट मैच है। थर्ड ऑप्शन है श्वसन। श्वसन यानी रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। श्वसन ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, इवन प्लांट्स में भी होता है। आप जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो अंदर क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जाता है या फिर ऑक्सीजन जाता है? और जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तब बाहर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है या फिर ऑक्सीजन निकलता है? तो एक चीज़ जान लीजिए, जब आप सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनहेल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को भी इनहेल करते हैं। और जब सांस छोड़ते हैं तब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं या फिर छोड़ते हैं, या ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं। बस यहाँ पे परसेंटेज वाली बात है। जब इनहेल करेंगे आप सांस, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और जब एक्सहेल करेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और प्लांट द्वारा जो रेस्पिरेशन हो रहा है, इसमें होता बेसिकली क्या है? इसमें ग्लूकोज फूड जो है, ग्लूकोज फूड का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ग्लूकोज फूड का ब्रेक डाउन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ब्रेक डाउन होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। क्लियर होगा इतना? यानी आपने रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज फूड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देना है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये रेस्पिरेशन होता है, ठीक। तो आपने देख लिया, रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ऐड हो रही है, ठीक है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। और यहीं से आप फोटोसिंथेसिस समझ लीजिए। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस है। क्लियर है? यानी आपने फोटोसिंथेसिस में क्या सीखा? प्लांट की पत्तियां जो हैं एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेके, ठीक है, और जाइलम के द्वारा जो वाटर आ रहा था प्लांट में, वो तो है ही ना उसके अंदर, तो वाटर ये फाइनली कन्वर्ट किस में हो जा रहा है? फूड में, ठीक है। फूड यानी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी यही रिएक्शन है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। यानी फोटोसिंथेसिस हो गया खाना बनाने की विधि, और रेस्पिरेशन हो गया खाने को पचाने की विधि, ठीक। यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी फोटोसिंथेसिस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को ऐड करती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने पहला ऑप्शन सीख लिया कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, ऐड नहीं कर रहा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो। और सेकंड ऑप्शन जो है वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये तो ऑब्वियस है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 करेक्ट है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, 1 नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे रहा हूँ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए चलिए, सातवां क्वेश्चन आइए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? देखो, भूमिका तो सभी में है, एनर्जी तो हर साइकिल को ड्रिवन करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका पूछा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वाटर साइकिल हो जाएगा, ठीक है। वाटर साइकिल आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे वाटर का पुनर्चक्रण करा दीजिए, यानी ये कोई वाटर बॉडी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सोलर रेडिएशन इम्पैक्ट करा दीजिए, ठीक है, फिर वेपराइजेशन करा दीजिए, बादल बना दीजिए, ठीक। बादलों में क्या होता है? वाटर कंडेंस होता है, ठीक है, कंडेंस यानी संघनन हो जाता है, और जब संघनन हो जाएगा तो वो ड्रॉपलेट के माध्यम से या फिर वर्षा के माध्यम से नीचे गिर जाएगा, यानी वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो साइकिल चलती रहती है वाटर की, उसी को ये जल चक्र बोल रहे हैं, ठीक, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन यहाँ पे वेपराइजेशन में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है ना, वेपराइज ही नहीं होगा वाटर, तो फिर आगे का प्रोसेस कैसे होगा? और जल पे ही तो सब कुछ सदा हुआ है, ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 8वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, अभी आपने जल चक्र में देखा, वाटर बॉडी से वाटर वेपराइज हो जा रहा था, वाटर वेपराइज होने के बाद यहाँ पे बादलों का क्लाउड्स का निर्माण हो रहा था। अब ये बादल कितने डेंस होंगे, कितने घने होंगे, कितने काले होंगे, ये डिपेंड किस पे करता है? मॉइस्चर पे, ठीक है। मॉइस्चर कितना है, जितना ज़्यादा नमी रहेगी, जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, उतना ज़्यादा काला बादल दिखेगा, उतना घना बादल दिखेगा,
और यही बादल बहुत ज़्यादा बरसने वाले बादल होते हैं, ठीक है, जिसे निम्बो स्ट्रेटस बोलते हैं। क्लाउड्स में चैप्टर में पढ़ा है ना, याद आ रहा। और इस तरीके के बादल ज़्यादातर कहाँ बनते हैं? इक्वेटोरियल रीजन पे बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इस रीजन के एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा पूछ रहा, वर्षा की मात्रा से आप समझ रहे होंगे वर्षा का होना निर्भर करता है, ये क्वेश्चन मत समझ लेना, ठीक है, नहीं तो फिर क्योंकि टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है तो फिर आपको डी भी लगेगा आंसर। लेकिन यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, आपने अभी वेपराइजेशन पढ़ा, वेपराइजेशन बाष्पीकरण, बाष्पीकरण हर एक टेम्परेचर पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, हर एक टेम्परेचर पे, चाहे वो भले ही नेगेटिव क्यों ना हो टेम्परेचर, ठीक है, याद रखना। और ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा तो वाटर वेपराइज हो ही जाएगा। बस यहाँ पे अगर नेगेटिव टेम्परेचर रहेगा तो वेपराइजेशन की रेट बहुत स्लो होती है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो रेट बहुत ज़्यादा होती है, बस इतना फ़र्क होता है, ठीक है। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसे ना समझें कि अगर नेगेटिव टेम्परेचर है तो वहाँ पे वेपराइजेशन कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है, होता भी है, फिजिक्स है, थर्मल साइंस के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक। तो यहाँ पे सी आंसर हो गया। चलो आगे करो। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गया, एक्चुअली मैं ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया हूँ ना, तो ये शब्द कहीं कहीं आगे पीछे हो गए, तो वो मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक। ये आसान सा क्वेश्चन है। बहुत सारे ट्रांसप्लांटेड प्लांट्स जो हैं वो बढ़ते नहीं हैं, ग्रो नहीं होते हैं, उसका कारण पूछा है इन्होंने, तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यदि ट्रांसप्लांट करते समय, रोपते समय पौधे को यदि उसके रूट्स ही टूट जाएँ तो वो कैसे ग्रो करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रूट्स टूट जाएगा तो जाइलम खत्म हो जाएगा, जाइलम खत्म हो जाएगा तो फिर वाटर सप्लाई कैसे होगा प्लांट में, तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। जाइलम और फाइलम में तो फ़र्क तो समझते हैं ना, जाइलम और फाइलम में। जाइलम का काम होता है कि रूट्स के माध्यम से बाकी पूरी प्लांट की बॉडी को वाटर सप्लाई करना और डिजॉल्व मिनरल्स जो होते हैं उनको सप्लाई करना, यानी रूट से पत्तियों तक वाटर सप्लाई और मिनरल सप्लाई करने का काम किसका है? जाइलम का काम है, ठीक है। फाइलम का यही चीज़ उल्टा हो जाता है काम, ठीक है। फाइलम भी फूड को कैरी करते हैं लेकिन कहाँ से? लीफ से रूट की तरफ, ठीक है, पत्तियों से जड़ की तरफ फ्लो कराता है फाइलम। हमें फाइलम में फूड क्यों बोला? क्योंकि पत्तियां क्या कर रही हैं? फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। यहाँ पे फूड इसलिए नाम लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फूड की सप्लाई पत्तियों से जड़ की तरफ है और पत्तियां काम क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस को एग्जीक्यूट करती हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा? भोजन बन रहा है, ठीक है, भोजन बन रहा है प्लांट का, फूड तैयार हो रहा है, तो फूड ही तो सप्लाई होगा जड़ों की तरफ, ठीक है। तो जाइलम में फूड मत कर देना, रूट फूड को नहीं बनाती हैं, पत्तियाँ बनाती हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पत्तियों में होता है, लीव्स में होता है, ना कि जड़ों में। चलिए इतना हो गया, ये हो गया 9th। चलिए अगला कीजिए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है। तो गैसों के समूह को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस एटमॉस्फेयर में आपको क्या क्या मिलता है? आपको नाइट्रोजन मिलता है, आपको ऑक्सीजन मिलता है, आपको आर्गन गैस मिलता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, नियॉन गैस मिलती है, ठीक है, हीलियम मिलती है और मीथेन मिलती है। ये सब पढ़ते रहते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन का परसेंटेज 78.08 पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज 20.95% पढ़ते हैं। अब एक चीज़ गौर कीजिए, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए। 99.03%, यानी बाकी कितना बचा? लगभग 1% बचा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने लगभग पूरा हिस्सा कवर करके रखा हुआ है वायुमंडल का, ठीक है। बाकी जो गैसेस हैं उनका हिस्सा 1% से भी कम है। इस 1% से कम को एग्जैक्टली लिख दे रहे हैं कितना? 0.97%, ठीक है। ये बताना जरूरी है इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे। इसमें से यदि आर्गन का आप परसेंटेज ले लेंगे तो 0.093%, तो यही हो गया। अब कितना बचा? बचा ही इतना था, आर्गन ने इतना ले लिया, अब कितना बचा? 0.0, जल्दी से बताइए, 4%, इतना बचा। बाकी गैसेज जो हैं वो इतने में हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिसिपेशन आप जान सकते हैं 0.038%, ठीक है। निकल का परसेंटेज है, याद नहीं रखना है, एक एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ, 0.0018%, यानी इन चारों गैसों का हिस्सा 0.04% है सिर्फ। और कार्बन डाइऑक्साइड का इतना कम हिस्सा तबाही मचाया पड़ा हुआ है पूरा ग्लोबल वार्मिंग में, है ना। सोचिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आर्गन जितनी ही होती तब क्या होता, ठीक है। तो कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बता देना। और उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं रहेगा ऑप्शंस में, ठीक है। वो पूछेगा नीचे की 4 गैसों का, आर्गन दे देगा ऑप्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, निकल दे देगा और मीथेन दे देगा, ठीक है। मीथेन का पार्टिसिपेशन सबसे कम है, याद रखना, ठीक। आर्गन का आपने देख लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखा, तो अब तो कर लेंगे ना, ठीक है। तो ये गैसों का समूह पढ़ लिया हम लोगों ने। चलिए फिर आइए 11 कीजिए। 11 में क्या है? वायु पूछा है, वायु के बारे में पूछा है। ये कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है या फिर एलिमेंट है या फिर एक इलेक्ट्रोलाइट है? तो पहले तो इन तीनों में फ़र्क आना चाहिए ना कि एलिमेंट किसे बोलते हैं, कंपाउंड किसे बोलते हैं और मिक्सचर किसे बोलते हैं। ये तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं। एलिमेंट का मतलब होता है वन टाइप ऑफ एटम रहे हैं जिसमें, उसे बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। एक ही तरीके के एटम होना चाहिए। जैसे आप केमिस्ट्री में आवर्त सारणी में पढ़ते रहते हैं, कार्बन पढ़ते हैं एलिमेंट, ठीक है, सिल्वर पढ़ते हैं, Ag पढ़ते हैं। उसके बाद कंपाउंड पे आ जाइए। कंपाउंड में क्या करना है आपको? 2 तरीके के आपको एटम रख देना है, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ एटम। इतना समझ में आया?
2 टाइप्स ऑफ एटम है, 2 एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 तरीके के एटम है। जैसे एक एटम ए है और एक एटम बी है, और इन दोनों में यदि केमिकल बॉन्डेज हो रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, तब ये इसको बोला जाएगा कंपाउंड। क्लियर है? तब इसको बोला जाएगा कंपाउंड। यहाँ पे एलिमेंट में या तो एटम ए रहेगा या फिर बी रहेगा, ठीक है। यौगिक में ए प्लस बी दोनों एटम रहेंगे और ये केमिकली रिएक्ट भी करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सेकंड वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मिश्रण इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग है। इसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट रहेंगे या फिर 2 से ज़्यादा कंपाउंड रहेंगे। जैसे हमने 3 एटम ले लिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। लेकिन मिश्रण में आपको क्या याद रखना है, ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें केमिकल बॉन्डेज नहीं होता है। अब आप आंसर पे पहुंच गए होंगे। वायु क्या है? अब जल्दी से बताइए क्या है? कंपाउंड है कि मिक्सचर है? ऑब्वियसली मिक्सचर है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, ऑक्सीजन अलग है, मीथेन अलग है। अभी पूरा पढ़ा ना, पूरा गैसों का समूह पढ़ा ना, वो एक दूसरे से रिएक्शन थोड़ी ना कर रही हैं। तो ये सभी आपस में मिलकर केमिकली बॉन्डेड थोड़ी ना हो जा रही हैं, ठीक है। टुगेदर बॉन्ड नहीं हो रही हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टुगेदर बॉन्ड नहीं हो रही हैं सब, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे हम एक एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यहाँ पे आपको कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? आपको कार्बन भी दिख रहे हैं, आपको ऑक्सीजन भी दिख रहे हैं, और ये केमिकली बॉन्डेड भी हैं, ठीक है। आप इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक दूसरे से इनके एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए CO2 क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। क्लियर? बस मिक्सचर में आपको इतना ध्यान रखना है कि केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, ठीक। अगर एयर सोचो कंपाउंड होती, यौगिक होती, तो आप गैसों का समूह नहीं पढ़ते, एक गैस कोई पढ़ते, मतलब केमिकली कंबाइंड होकर वो कोई एक गैस बन जाती, ठीक। क्लियर है? चलिए 12वां क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। तो वायुमंडल में अपने कौन सी गैस हैं? ये हम लोगों ने अभी सीखा पिछले क्वेश्चन में। बाकी नोबल गैस कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है? रेडॉन हमेशा पढ़ते रहते हैं, ठीक है। आंसर भी हो जाएगा इसका। बाकी ये फैक्ट हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देख लिए। बाकी यहाँ पे जो ग्रुप लिखा है, यहाँ पे तो आपको आर्गन दिख ही रहा है, ठीक है। आर्गन यहाँ पे नोबल गैस है, आपको नियॉन भी दिख रहा है, आपको हीलियम भी दिख रहा है, तो 3 तो दिख ही रही हैं, ठीक है। बाकी कुछ मात्रा में क्रिप्टॉन और जेनॉन भी मिल जाती हैं, ठीक। रेडॉन नहीं होती है, रेडॉन वायुमंडल में नहीं है। चलिए 13 कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा, ठीक से। पहला ऑप्शन देखिए सबसे पहले, आपने भी प्लांट्स का रेस्पिरेशन पढ़ा था। रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था? फूड को हम लोगों को डाइजेस्ट कराना था, ठीक है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराना था। तो ब्रेक डाउन करा रहे थे तो रिलीज क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो रेस्पिरेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, और पर्यावरण में विमुक्त होती है या रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये हम लोगों ने सीख लिया था। और फोटोसिंथेसिस जब आपने पढ़ा था तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत थी और वाटर की ज़रूरत थी, और हम लोगों ने फूड बना दिया था, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करा दिया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो रहा कि नहीं हो रहा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन है ऑक्सीजन की विमुक्ति, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी रिलीज हो गया, यानी फोटोसिंथेसिस से पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन है सौर का अवशोषण। आपने एक पेड़ का नाम सुना होगा, वैसे लाइन से खूब सारे पेड़ लगा दो, घने पेड़ लगा दो तो वैसे ही सौर एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन एक पेड़ का नाम आप जरूर याद रखें, उसका नाम है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया स्पेशली जाने जाते हैं साउंड को या फिर शोर को अवशोषण करने के लिए, ठीक है, बोगनवेलिया। तो भी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। वायु का प्रदूषण, पेड़ प्रदूषण थोड़ी ना करता है भाई, तो यहाँ पे नहीं पूछा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेस्पिरेशन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा। देखिए रेस्पिरेशन के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, ये दिन में भी होते हैं, डे में भी होते हैं और नाइट में भी होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। और आपने ये भी सीख लिया कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति होती है, रिलीज होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एक बात और बस यहाँ पे ध्यान रखें, दिन के समय पे कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान जो रिलीज हो रही थी वो कम मात्रा में होती है, ठीक है, और रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति या फिर रिलीज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। चलिए हो गया ये क्वेश्चन, हो जाएगा। आइए 14 कीजिए जल्दी से। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स, ऑप्शन से आप लोग इसको कर लेंगे। स्पीसीज जहाँ भी रहती हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? उस पर्टिकुलर जगह को बोला जाता है हैबिटेट, ठीक है, हैबिटाट यानी निवास, ठीक। अगर इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है तब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बोलेंगे हम लोग, बिल्कुल बोलेंगे। अगर कहीं पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, तो ये डाइवर्सिटी डाइवर्स ना होकर एडवर्स होने लगे, विपरीत होने लगे, यानी जैव विविधता की हानि होने लगे, तब भी हम लोग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बोलेंगे। तीसरा नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, इनका एक्सप्लॉइटेशन या फिर उपयोग या फिर दोहन इतना ज़्यादा होने लगे कि इनकी कमी पड़ जाए, तब भी हम लोग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बोलेंगे, ठीक। तो आपने यहाँ पे 3 रीजन सीखे, हैबिटेट का डिस्ट्रॉय देखा आपने, बायोडाइवर्सिटी की हानि देखी और नेचुरल रिसोर्स का देखा, और भी तमाम कारण है।
अगर ये तीनों फैक्टर खतरे में आ जाएंगे तो फिर इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा, इम्बैलेंस होने लगेगा। तो अब जल्दी से पढ़ लीजिए क्वेश्चंस, ऑप्शंस पढ़ लीजिए। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, हिंदी में नाम कठिन है तो इंग्लिश पढ़ लीजिए। कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। बी ऑप्शन है एडवर्स चेंज थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी, तो ये सब जो हो रहा था वो कर कौन रहा था, ये ह्यूमन्स ही कर रहे थे, ठीक है। नेचुरल अपकर्षण जो हो रहा है वो अलग चीज़ है। थर्ड ऑप्शन है इकोलॉजी एज अ रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल वेरिएशन इम्बैलेंस, तो अभी हम लोगों ने इम्बैलेंस देखा था कि तीनों चीज़ें जब डिस्ट्रॉय होने लगेंगी तो इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस हो जाएंगे, समझ में आया। चलिए यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य से संबंधित क्वेश्चन है, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। 17 गोल्स, ठीक है, सब गोल्स 169, अचीव करने का टारगेट 2030, ठीक है। यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो तो हम लोगों ने सीख लिया, ये करेक्ट है, अचीव करने का टारगेट 2030 है। 2012 आपको याद रखना है, 2012 में रियो +20 सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे SDG को प्रपोज किया गया था, ठीक है, 2012 में, ना कि 1972 में। तो पहला पॉइंट गलत है, यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। रियो समिट तो याद आ रही होगी ना, रियो समिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोलते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर से आपको याद आ रहा होगा एक ईयर 1992, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन सुपर इंपॉर्टेंट। इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है, अर्थ समिट। यही एक ऐसी समिट थी जहाँ पे दुनिया भर के लोग एक साथ इकट्ठा हुए और पहली बार पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं थी उन पर डिस्कशन हुआ और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स थी, चिंताएं थी, उनको पूरी दुनिया के सामने रखा। 1992 के बाद आप देखेंगे कि पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, बहुत सारी कन्वेंशंस हुए, बहुत सारी समिट हुई, ठीक है। अगर SDG की बात हो तो ये 2012 में रियो +20 सम्मेलन में हुआ। रियो +20 समझ रहे हो, रियो आपने देखा ना 1992, इसमें 20 ईयर्स और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2012 हो जाएगा। यानी ये रियो समिट जो है वो रियो 20 बन गई 20 साल बाद, और 20 साल बाद फिर SDG की उत्पत्ति हुई, ठीक है, 2012 में। रियो एक जगह है, ब्राज़ील की एक बहुत बड़ी सिटी है ना, वहीं पे ये समिट हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आंसर तो हो गया इसका सी। और इसी समिट में दुनिया भर के नेता परिताओं ने क्या किया, एक एक्शन प्लान किया, उसको किस नाम से जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एजेंडा 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है, ठीक है साहब लोग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।